हेलो, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के तहत मैथमेटिक्स के एजुकेशनल वीडियोस, टेक्स्ट कंटेंट्स वाले मैं अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ और स्टूडेंट्स के लिए ये मुफ्त में एक सुविधा है कि वो इसका लाभ उठाएं। तेरा तुझको अर्पण के पीछे बड़ा ही आध्यात्मिक भाव है हमारा कि हे प्रभु, जो भी तुमने मुझे दिया है हुनर, ज्ञान, पठन पाठन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित, वो सब मैं स्टूडेंट्स के हवाले कर दूं। वही मैं कर रहा हूं। हमारा जो काम है वो YouTube पर काम करने वालों के काम जैसा नहीं है। यानी कैसा नहीं है कि हमने कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लिया, उस पर एक वीडियो बना दिया, उसको ग्लैमराइज तरीके से प्रस्तुत कर दिया और लाइक्स और सब्सक्राइब और जाने क्या क्या के फेर में पड़ गए। हमारा काम ऐसा है ही नहीं। मैं सिंपल टीचिंग के माध्यम से अपना आपको दे रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। सिंपल टीचिंग जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे। क्लास में और इस कमरे में फ़र्क है। क्लास में हमारे प्यारे बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ हमको एज्यूम कर लेना होता है कि सामने कोई है जो समझ रहा है। चूँकि ये सुविधा मुफ्त में है, इसलिए आप औरों को भी इससे जोड़ने की चेष्टा करिए। मेरा तौर तरीका क्या है? नंबर 1, किसी भी चैप्टर को मैं उठाता हूं और उसको प्लेलिस्ट बना देता हूं, प्लेलिस्ट का टाइटल, और फिर उस चैप्टर के जितने आर्टिकल्स हैं वो मैं वीडियो दर वीडियो डिस्कस करते चलता हूं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स में वीडियोस में देते चलता हूं। एग्जाम्पल्स छांटते समय मेरा 36 वर्षों का अनुभव काम आता है कि मैं किन एग्जाम्पल्स को यहाँ रखूँ ताकि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो सके, आप दक्ष हो सकें, और मैं ऐसा करता हूँ। सिर्फ हमारे आपके बीच में जो कमी रह जाती है वो ये है कि तुरंत कोई उठ करके अपने प्रॉब्लम्स को पुटअप करे और मैं उसको सॉल्व करूँ। बस बकिया कोशिश हमारी रहती है कि हमारे इन वीडियोस को अगर आप देखें तो फिर आपको अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, अगर आपके अंदर जरा भी दम होगा तो। और अगर आप बेदम हैं, सिर्फ आप YouTube पर यहाँ वहाँ इस चैनल उस चैनल, इनका वीडियोज़ उनका वीडियोज़ सिर्फ करते रहते हैं, तो आपकी बात दूसरी है, आपकी मदद ईश्वर करेगा। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है मेरा? मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, और प्रायः उत्तरी भारत के कॉलेजेस का यही कल्चर है टीचिंग का, हायर एजुकेशन में वही मैं करता हूँ। इसलिए हमारे इस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन को पसंद करने वाले उत्तरी भारत में बहुत सारे लोग मिलेंगे, और भी लोग मिलेंगे जो हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज में बातचीत समझते हैं। हमारा एक चैनल और भी है, हीरामन राम के हैं। वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। वहाँ गणित के अलावे अन्य विषयों पर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण इस टाइटल से भी अब तक 5 वीडियोस अपलोडेड हैं, और ये 5 के 5 वीडियोस मोटिवेशनल भी हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं। आप इन 5 वीडियोस को ज़रूर देखिए। और भी कुछ वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। एक वीडियो हमारा बहुत ही बढ़िया सा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्पेस टू टोपोलॉजिकल स्पेस बाय नॉर्म। आइए आज एक नई प्लेलिस्ट शुरू करें, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल असल में डबल इंटीग्रल जो आप पढ़े हुए हैं उसी का अब जनरलाइजेशन है। डबल इंटीग्रल में आप सरफेस जो लेते हैं वो XY प्लेन लेते हैं। प्लेन भी तो एक सरफेस है भैया, प्लेन को प्लेन सरफेस कहते हैं, शॉर्ट में उसे प्लेन कहते हैं।
पूरा नाम है प्लेन सरफेस, लेकिन शॉर्ट में उसे प्लेन कहते हैं। तो अब मान लो कोई एरिया आपको निकालनी है, मान लीजिए आपको ये एरिया निकालनी है, तो इसको आप सिंगल इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं और डबल इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक, सिंगल इंटीग्रेशन में एरिया का फार्मूला है इंटीग्रल वाई डी एक्स, और जो भी लिमिट होगी लगा देंगे एक्स की। डबल इंटीग्रल में एरिया के लिए फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, और फिर लिमिट लेने के लिए एक एलिमेंट्री सरफेस लेते हैं हम, ये इसकी ये डायमेंशन डेल्टा एक्स और इसका ये डायमेंशन डेल्टा वाई ले लिए, तो एरिया आ गया एलिमेंट्री एरिया, एरिया आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो अब एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, और अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत लिखेंगे तो डी एक्स डी वाई लिखेंगे। ये आयलर के द्वारा दी गई व्यवस्था है, जो कैलकुलस आप पढ़ते हो आयलर का कैलकुलस है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमको जो वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रल पढ़ना है, उसमें हम सरफेस प्लेन सरफेस ही केवल नहीं लेंगे, कुछ और भी लेंगे। जैसे मान लो मेरा सर ही है, खोपड़ा है, ये सरफेस है, तो अब इस सरफेस के ऊपर हम किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। तो सरफेस पर इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि वो डबल इंटीग्रेशन है, और डबल इंटीग्रेशन है। लिमिट का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री एरिया का कंसेप्ट जो यहाँ पर सिंपल सा है, वो जनरल सरफेस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा, और मैथमेटिक्स आगे बढ़ेगा। तो पहला तो आपको यही मैंने बताया कि सरफेस इंटीग्रल जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें डबल इंटीग्रेशन आएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर डबल इंटीग्रेशन पे सवारी करेगा, माने डबल इंटीग्रेशन पे लद करके बैठ करके आगे बढ़ेगा। अतः आपको डबल इंटीग्रेशन का फुल नॉलेज होना चाहिए, और पूरा नॉलेज हम डबल इंटीग्रेशन का पहले दें। बिना मतलब कई वीडियोस मेरे खर्च होंगे, टाइम मेरा नष्ट होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट मल्टीपल इंटीग्रल्स देखिए। उसमें जो डबल इंटीग्रेशन का हिस्सा है, कार्टेशियन वाला हिस्सा, पोलर हिस्सा मत देखिएगा, कार्टेशियन हिस्सा देख लो, उतना काफ़ी है। और पोलर भी देख लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, वो सारे वीडियोस आप देख लो। वीडियो देखने का न मन करे तो आप जो भी बुक आपके पास हो उसमें डबल इंटीग्रेशन दिया होगा, उस चैप्टर को, उस पोर्शन को, डबल इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को ढंग से पढ़ लीजिए। थोड़ी सी झलकी आपको हम डबल इंटीग्रेशन की इवेल्युएशन की दिखाते हैं। हमें बार बार डबल इंटीग्रल मिलेगा और हमें उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, इसलिए उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल 1, आई फॉर इंटीग्रल को कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं प्राय। इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये सरफेस इंटीग्रल का जो चैप्टर हमें पढ़ाना है आपको, जो हमने आज शुरू किया है, उसी के किसी न्यूमेरिकल में से ये इंटीग्रल हमने खींच लिया, यही आपके सामने रखेंगे। तो देखो, ये इंटीग्रल्स हैं और ये जो है इंडिकेटर्स हैं। डी एक्स ये इंडिकेट करता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, डी वाई इसी प्रकार से वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को इंडिकेट करता है। तो कौन सी लिमिट एक्स की है, कौन सी लिमिट वाई की है, तो ये देखो, लिमिट का एक जोड़ा कांस्टेंट है और एक जोड़ा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, एक्स का, एक्स वेरिएबल है। तो अगर एक्स वेरिएबल के रूप में लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से वो वाई की लिमिट होगी। ठीक, तो वाई की लिमिट क्लियर हो गया कि ये वाला है, वाई का इंटीग्रल है 0 to 1 माइनस एक्स, तो जो बच गया वो एक्स का हुआ। क्लियर हुआ? तो ये एक्स वाला इंटीग्रल है, ये वाई वाला इंटीग्रल है, एक्स वाला इंडिकेटर, ये वाई वाला इंडिकेटर।
बीटेक की बुक्स में, बीटेक की सबसे पॉपुलर बुक जो है वो HK दास वाली है, और फिर बाद में जो लोग भी बीटेक की बुक लिखे वो उसी पैटर्न पे लिखे। उसमें और जो हायर एजुकेशन की जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे BSc की, दोनों के लिखने में फ़र्क है। यही चीज़ अगर बीटेक की बुक्स में लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, dy/dx, ऐसे। जैसे इसी को ऑपरेट करना है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे, इसमें यह क्रम चलता है, पहले y के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसको फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या है कि dy पहले लिखा हुआ है, या इसको dy/dx न लिख करके हम dx/dy अगर लिख दें तो इसका मतलब पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो x वाली लिमिट अंदर लिखेंगे, या इसको dy/dx लिख लो, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो y की लिमिट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे y की लिमिट कौन है, 0 to 1 - x, बाद में x के रिस्पेक्ट में 0 to 1, ये यानी वहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी बनी सी रहती है। अब ऑथर ने क्या सोच के ऐसा किया वो जाने। हायर एजुकेशन का जो चलन था उसके अपोजिट जाकर के उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। इसमें क्या है कि पहले ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बाबू, y के रिस्पेक्ट में। तो y वाला इंटीग्रल कौन है, ये है, इसको बिल्कुल पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, y के, फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बाद में इंटीग्रेशन करते हैं उसका इंटीग्रल एकदम बाईं तरफ और उसका इंडिकेटर बिल्कुल दाहिनी तरफ लिख लो पहले, और बीच में व्यवस्था बनाओ उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने की, जिसके रिस्पेक्ट में पहले करना है। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया इंटीग्रल 0 to 1 - x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - x - y होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और ये dy। ये देखो हम लोग BSc में ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसा इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, उसको पहले ऐसा बनाइए। और यहाँ ऑलरेडी उसको इस तरीके से लिखा ही जाता है कि जो अंदर अंदर है, जो अंदर अंदर है पहले उसको निपट लो, जो बाहर बाहर है वो बाद में। ये देखो ध्यान से देखो, तो ये फ़र्क बता देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हमारा इस वीडियो को बीटेक का बच्चा भी देख रहा होगा। तो बीटेक के प्यारे बच्चों, हम पढ़ाएंगे वैसे ही जैसे BSc का चलन है। तो ये हमने व्यवस्था बना लिया, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो चलो शुरू करें, काम को आगे बढ़ाएं। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 - x। इसे हम अलग से अगर सरल कर लें तो बार बार बहुत मलबा नहीं ढोना पड़ेगा हमें। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या किस लिए बवाल कर रहे हो, हम सीधे इंटीग्रेट ना करते हैं, हटाओ हटाओ। y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, y³ / 3, और इसका कितना होगा। इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, y वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट -1 है, तो आ जाएगा -1 - x - y होल³ / 3। लिमिट y की लिमिट है, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 - x एंड देन dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट। पहले y की जगह 1 - x रखो, तो x स्क्वायर इंटू 1 - x प्लस 1 - x होल³ / 3 माइनस y की जगह 1 - x रखोगे तो 1 - x में से घटेगा 1 - x, तो 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट y 0 रखोगे, ये 0 लेकिन ये 0 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 - x होल³ / 3 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर - x³
और ये दोनों को जोड़ दो, +2/3 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब डी एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, इक्वल्स टू x³/3 माइनस x⁴/4। और देखो x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस से भाग देंगे, यानी कि गुणा करेंगे, दोनों बात एक ही है। तो -1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 4 अपान 4, उस 4 को ये 2 काट देगा तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 3 जा 6, ये रहा। लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 1 रखने से ये 0 हो जाएगा, यही बचेगा 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4। और 0 रखने से ये 0, ये बचेगा 1/6 पॉजिटिव के साथ, प्लस 1/6 इज इक्वल टू, ये देखो ये 2/6 प्लस 1/6, 3/6, 3/6 माने 1/2, 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल एक और करके मैं दिखा दे रहा हूं, क्योंकि हमें सब डबल इंटीग्रल से ही निपटना है बार बार। और ये 1-2 एग्जाम्पल कराने का मतलब जानते हो, आप वार्म अप, आपको हमने जो है वार्म अप कर दिया, मोटर ऑन कर दिया, स्कूटर स्टार्ट कर दिया, बाकी आगे आप चलिए। एग्जाम्पल एक और देखें, एग्जाम्पल 2। आराम से मेरे साथ साथ आप पढ़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। मैंने कहा डबल इंटीग्रल खूब कायदे से पढ़ लो, अपनी बुक से, चाहे हमारे वीडियो से, जैसे मन करे। एक इंटीग्रल हम और उठा रहे हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स ब्रैकेट x इंटू 2 माइनस एक्स माइनस XY dx dy। तो चेक कर लें, x के रूप में अगर लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से वो y की लिमिट है, यानी ये इंटीग्रल y के लिए है, ये इंटीग्रल x के लिए है। तो x वाला है, फिर y वाला है, x वाला इंडिकेटर, फिर y वाला। ये क्रम ठीक कर ले पहले। उसके बाद ऑपरेशन कैसे होता है, पहले y के रिस्पेक्ट में होता है, बाद में x के रिस्पेक्ट में होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बाद में होना है उसका इंटीग्रल एकदम बाईं तरफ लिखो और उसका इंडिकेटर बिल्कुल दाहिनी तरफ लिखो, और बीच में व्यवस्था बनाओ उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होना है, y के रिस्पेक्ट में। तो ये y वाला इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेंड हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस XY, छोटा ब्रैकेट लगाया, और ये y का इंडिकेटर है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, आप बड़े बच्चे हो, 2 एग्जाम्पल्स हमने समझा दिया, काफ़ी हैं, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 ब्रैकेट y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के समय ये x कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2। y की लिमिट है, y वेरीज फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स और देन dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 ब्रैकेट। पहले y की जगह 2 माइनस एक्स रखना है, तो ये है x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, यही तो था, देखो माइनस एक्स बाई 2 वाई स्क्वायर माने 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर y के जगह 0 रखने से ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, यही आ गया dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2। मौखिक याद कर लो, नहीं चलो एक स्टेप ज़्यादा लिख दे रहे हैं, x इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2। जितना ये है उसी का आधा घट रहा है, तो आधा बचेगा, माने x बाई 2
इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल क्या हो जाएगा x to the power 4/4 माइनस 4x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर लिमिट 0 to 2 x की जगह 0 रखने से सब 0 हो जाएगा, केवल 2 रखना है। 1/2 मन में रखिए, 2 to the power 4 माने 16, 16/4 माने 4 माइनस ये हो जाएगा 32/3 और प्लस 8 इज इक्वल टू 1/2 12 माइनस 32/3 इक्वल्स टू 1/2 4/3 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/3। तो एक झलकी सी थी, आपको आगाह किया गया। इस चैप्टर में आपको डबल इंटीग्रेशन से ही निपटना है, हर क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन से मुलाकात होगी, तो हमने वार्म अप कर दिया। इसके बाद जब आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन सब लिमिट वाले होते हैं, बिना लिमिट डबल इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब लिमिट वाले इंटीग्रेशन आ गए तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। अतः आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ याद होनी ही चाहिए, और डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करने पर खूब अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। आप हैं ऐसा मान के चला जाएगा, आप नहीं हैं तो ये आपकी कमजोरी, इसको आप दूर करें। मदद के नाम पर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करते समय वेलिस फार्मूला, एमएन फार्मूला का भी बहुत इस्तेमाल होता है, उन सब की चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। आपको मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आगे चल करके रोना ना पड़े कि हमको ये नहीं मालूम है, वो नहीं मालूम है। ज़रूरत की सब चीज़ें हम फाउंडेशन में, बेसिक्स में इकट्ठी कर देते हैं, तभी कोई चैप्टर हम आरंभ करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा शुरू से ही कर लेना। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इफ डी डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C being arbitrary constant, arbitrary constant called constant of integration, constant of integration। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको जानना ही चाहिए। नहीं जानते हैं तो आप जानिए इसको, अपने टीचर से पूछिए, अपने बुक में ढूंढिए, और नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट देखिए, फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं। इंटीग्रल ए टू बी, यही डेफिनेशन के से हम डिड्यूस कर रहे हैं। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए और बी को लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ये x की लिमिट है, अगर यहाँ dx लिखा है तो ये x की लिमिट है। x इक्वल टू ए लिखा है, ये x इक्वल टू बी लिखा है, ऐसा न लिख करके केवल ए टू बी लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं x वेरीज फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, एक्स इक्वल टू ए टू बी। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, x की जगह b रखिए तो g ऑफ प्लस b, फिर माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह a रखो तो g ऑफ a प्लस c, c कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो ये हमने दर्शन करा दिया आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू लिखते समय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, तो क्यों नहीं लिखते हैं।
अब इस डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए बहुत प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं, इसी से सीधा सीधा दिखता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अगर हम a और b को बराबर रखें, इंटीग्रल a टू a f ऑफ x dx, तो ये बराबर आएगा g ऑफ a माइनस g ऑफ a इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अगर हम a और b को बदल दें आपस में तो ये उल्टा आ जाएगा, यानी इंटीग्रल b टू a f ऑफ x dx पहले जितना था उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो जाएगा माइनस इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। ये इसी से निकल रहा है सब कुछ, इसमें रटना है ही नहीं। नंबर 3 बहुत स्वाभाविक है, देखो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में x नहीं है। कहाँ लिखा है x? कहीं नहीं। इसका मतलब इधर हम x की जगह y कर दें तब भी इतनी वैल्यू आएगी, यानी इंटीग्रल a टू b f ऑफ y dy बराबर यही आएगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अगर x की जगह हम t लिख दें, इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt, तब भी यही वैल्यू आएगा, यानी कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt। ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है, बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड। और नंबर 4th बेसिक प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f ऑफ x dx, ये बराबर आएगा इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। तो इतना बराबर इतना पढ़ो, चाहे इतना बराबर इतना पढ़ो, सुविधा के लिए हमने ऐसा लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इस डेफिनेशन को देखो गौर से, ये डेफिनेशन है g एट अपर लिमिट माइनस g एट लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी g एट c माइनस g एट a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? g एट अपर लिमिट माइनस g एट लोअर लिमिट। जब दोनों को जोड़ोगे तो g एट c कट जाएगा, g एट b माइनस g एट a बच जाएगा, जो कि इंटीग्रल a टू b f x dx है। समझ में आ गया? अब इसके बाद 3 प्रॉपर्टीज एडवांस्ड प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, इसे हम d1 d2 d3 लिखते हैं। d माने डेफिनेट इंटीग्रल, d1 इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। पर्टिकुलर केस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ सम ऑफ लिमिट्स माइनस x। तो सम ऑफ लिमिट कितना होगा? a, तो ये आएगा a माइनस एक्स डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से तमाम इंटीग्रल्स इवेल्युएट हो सके जो अन्य विधियों से इवेल्युएट नहीं हो पाए थे। उदाहरण के लिए बहुत ही मशहूर इंटीग्रल ये है, बहुत ही पॉपुलर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये बराबर आता है पाई बाई 4। ये इसी प्रॉपर्टी से करते हैं और कोई तरीका इसका नहीं है। D2 ये इवन और ऑड फंक्शंस के नेचर पे आधारित है। इंटीग्रल माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, एंड द सेम इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। और आखिरी 7वीं प्रॉपर्टी D3, ये अपर लिमिट को आधा करने वाली प्रॉपर्टी। इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यही इंटीग्रल 0 के बराबर होगा इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ बेटा आपको मालूम भी होना चाहिए और इसको धड़ाधड़ इम्प्लीमेंट करना भी आपको आना चाहिए। बिना इसके हायर एजुकेशन में इंटीग्रेशन निपटना संभव ही नहीं है। लेके बैठे रहोगे क्वेश्चन देर तक, इतना समय एग्जाम में कहाँ मिलेगा आपको। इसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे वालिस फार्मूला या वैलिस फार्मूला। ये फार्मूला भी गजब का है, बहुत महत्वपूर्ण, खूब यूज में आने वाला। लेकिन ये फार्मूला लागू तभी होता है जब डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट 0 to π/2 हो और इंटीग्रैंड या तो sin x विथ पावर n हो और या तो cos x विथ पावर n हो। और मज़े की बात है ये दोनों इंटीग्रल बराबर होंगे इसी प्रॉपर्टी से। देखो x की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, π/2 माइनस एक्स, तो साइन कॉस हो जाएगा और ये दोनों ही बराबर होते हैं। अब मैं वैलिस फार्मूला लिख रहा हूँ n-1/n इंटू n माइनस n-3/n-2 इंटू n-5/n-4। ऊपर भी 2 2 2 2 कम करते चलो, नीचे भी 2 2 2 कम करते चलो और लास्ट में 2/3 आएगा यदि, हाँ ध्यान रहे इसमें जो है n पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ n इज़ ऑड, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो, जैसे n ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेके देख लो, मान लो n बराबर 7 ले लिया हमने, तो शुरुआत कहाँ से होना है, 7 - 1/7 से, माने 6/7 से। फिर ऊपर भी 2 कम करो 4, नीचे भी 2 कम करो 5, ऊपर 2 कम करो 2, नीचे 2 कम करो 3, बस यही लास्ट आ गया। अब इसके आगे कहाँ जाओगे, 2 कम करोगे 0 हो जाएगा, ऑड आएगा ही नहीं। इवन वाले केस में n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू सो ऑन इंटू, इसमें 1/2 आएगा। देखो मान लो n बराबर 10 ले लो, तो शुरुआत होगा 10 - 1/10 से, यानी 9/10, 2 2 कम करते चलिए, 7/8, 5/6, 3/4, 1/2 ये। और इसमें एक एंटिटी और है जिससे गुणा करते हैं, इसे हम कलर्ड लिख दे रहे हैं, इंटू π/2। इफ n इज इवन, दिस इज द वैलिस फार्मूला, जो कि बहुत ही काम का है। पता चला 6 पावर आ गया साइन पे, तो क्या करोगे, लेके बैठे रहोगे, टाइम लगाओगे। इसके बाद एक mn फार्मूला होता है जिसमें गामा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो गामा फंक्शन की भी जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, उतनी जितने से कि mn फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उतनी जानकारी मैं अभी आपको दे ही दे रहा हूँ। mn फार्मूला के नाम पर विख्यात है। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x विथ पावर m इंटू cos x विथ पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। वही प्रॉपर्टी लगाइए, d1 प्रॉपर्टी, x की जगह π/2 रखेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, यानी कि साइन x विथ पावर n इंटू कॉस x विथ पावर m dx, ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों ही बराबर होंगे गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2/2। इसी को mn फार्मूला बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है गामा के कुछ रिजल्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, वो मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर 1,
गामा 1 इज इक्वल टू 1। गामा 0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नंबर 2, गामा 1/2 इज इक्वल टू √π। तीसरी चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी, इफ p इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन गामा p/2 ये बराबर होगा p-2/2 से शुरू करेंगे और ऊपर 2 कम करते चलेंगे, इंटू p-4/2 इंटू p-6/2 इंटू सो ऑन। p अगर ऑड है, चलो हम p बराबर 11 ले लें, ऑड कुछ और ले लो, 15 ले लो, और बड़ी संख्या ले लें, तो गामा 15/2 बराबर क्या होगा? शुरू कहाँ से होगा? 15 - 2/2 से, माने 13/2। ऊपर 2 कम करते चलिए, 11/2, फिर 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, लास्ट में क्या निकला? 1/2। तो लास्ट में आएगा इंटू 1/2। और एक एंटिटी इसमें और होता है, इंटू गामा 1/2। ये फार्मूला लिख रहे हैं, प्रूफ नहीं पढ़ाएंगे। ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख लें, गामा बीटा फंक्शंस, उसमें गामा फंक्शंस के बारे में ढेर सारी जानकारी पढ़ लो, या अपनी बुक से देख लो यार। बस हमको लगता है इतना ही फार्मूले की ज़रूरत ही पड़ेगी आपको। गामा 1 का मान आपको मालूम है, हाँ एक रिकरेंस फार्मूला होता है, वो भी जानना चाहिए। गामा ऑफ n+1 बराबर n गामा n। परंतु अगला फार्मूला देखें, गामा n+1 बराबर n फैक्टोरियल। कब? जब n पॉजिटिव इंटीजर हो तब, अन्यथा गामा n+1 बराबर n गामा n होता है। इसी का इस्तेमाल करके ये फार्मूला डिज़ाइन किया गया है, समझे भैया? तो मैं समझता हूँ कि ये ओपनिंग वीडियो था, फाउंडेशन के नाम पर हमने आपको काफ़ी मटेरियल दे दिया। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, परिचय करा दिया, आपको एहसास दिला दिया कि दरअसल सरफेस इंटीग्रल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। वीडियो लाइक करें, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। चैनल यदि आपने हमारा आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुफ्त में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, उसकी एवज में आपको इतना तो कर ही देना चाहिए। चूँकि ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो इस पर अपलोड करें आपको उसकी सूचना मिलती रहे। थैंक यू।